मदद तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री, he wants to intervene. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव लाया, या तो ये तैयारी करके नहीं आए, और या ये तनाव में है, या तनाव में है कि मदद केंद्र से मिली नहीं है। बोल तो दिया मैंने, ले करिए यहाँ कागज, अगर कोई मदद मिली है तो ले करिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई, हमारी मीटिंग्स पहले से ज्यादा हुई है। 21 जून 2023 को पहली मीटिंग हुई हमारी, जो मॉनसून से पहले की मीटिंग होती है। नहीं सुनिए, 21 जून को नहीं की थी, नहीं 21 जून को नहीं की थी। प्रधान सचिव राजस्व की उसमें बैठक हुई और सभी बांध अधिकारी से लेकर सुरक्षा नियम सबको लिए गए, सब प्रकार की बैठक हुई। और जो बरसात के पहले की जो बैठकें है उसकी बैठक हुई, और जो सर्दी के मौसम में जो नवंबर की होगी वो नवंबर की एज रूटीन ही होगी, पहली बात। दूसरी, कृष्णा नगर की बात कर रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कृष्णा नगर में तकरीबन 34-35 परिवार थे। हमारे लोकल एमएलए हरीश नाटा जी वहाँ गए थे और पहले ही परिवारों को हमने खाली करवा दिया। और जो 2 दुर्घटना हुई, पूरी बिल्डिंगें खाली करवा दी। और जो 2 दुर्घटनाएं हुई, वो क्या हुआ कि वो पैसे लेने अंदर जा रहे थे। पंजाब का एक आदमी खन्ना का था जो पैसे लेने के लिए दोबारा अगले दिन आया और पैसे लेने गया, तब उस कारण उनकी मौत हुई। मैं आपको फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसको खाली करवा दिया था, खाली करने के बाद उसको जब अगले दिन याद आई कि मेरे पैसे हैं, तो दोनों आदमी जो वहाँ स्लाटर हाउस में जो कर्मचारी थे, वो स्लाटर हाउस के कर्मचारी के पूरे 9 बिल्डिंगों से 35 परिवार निकाल लिए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपको फैक्ट्स दे रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, उनसे बोले कि कागज पूरे करके दीजिए। तीसरी बात कि मदद की, किस चीज की मदद की? आप तो अपने समय का 315 करोड़ रुपया 21-22 का ये मुख्यमंत्री थे। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो डिजास्टर का पैसा होता है वो कोई हमारे राज्य के लिए नहीं होता, वो जो हमारे टैक्सेस के शेयर होते हैं, जीएसटी हो गया, इनकम हो गया, उसमें से एक भाग को भारत सरकार के केंद्रीय बजट में रखा जाता है। उस भाग से पूरे राज्य के लोगों को आपदा के लिए स्पेशल 90-10 की ग्रांट मिलती है। वो मुझे नहीं मिलती है, हरियाणा को भी मिलेगी, चंडीगढ़ को भी मिलेगी, सब स्टेट्स को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज को मिलती है। उसकी एक किस्त हमारी जुलाई में आई, जुलाई में आपदा आ गई थी, इसलिए जुलाई की 11 तारीख को किस्त आ गई। उसके बाद जब हमने गृह मंत्री जी से बात की कि तकरीबन हमें 2000 करोड़ की इंटरिम रिलीफ दीजिए, तो मैंने उनको बताया कि 315 करोड़ रुपए का हमारा एजी का ऑब्जेक्शन है, जो हमने दूर किए। उसमें से भी 189 करोड़ आए, 126 करोड़ रुपया और आने के लिए हमारी कल परसों बात हो रही है। और उसके बाद एक किस्त इन्होंने क्या किया, एडवांस दे दी, जो दिसंबर में अगर आपदा आएगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो हमको भी मिलती है, सारी स्टेट्स को मिलती है, वो दी। अब ये फैक्ट्स लगा रहे, ठीक है 3 बार गए आपने प्रयास किया होगा, लेकिन आप ये जो चीजें है ये तो वास्तविकता में आनी है। स्पेशल रिलीफ पैकेज क्या हमको मिला केदारनाथ की तर्ज पर? और इनके जो केंद्रीय सरकार के नियम है उसमें सड़क का क्या मिलता है? 1,25,000 रुपया मिलता है 1 किलोमीटर का। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलकर यह अनुरोध भी किया हिमाचल में और जो हिल स्टेट्स है कि इस जो आपदा है इसको आप बढ़ाइए। तो ये 1,25,000 से हमारे पहाड़ में तो कम से कम 200 करोड़ रुपया तो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लैंडस्लाइड्स और रिटेनिंग वॉल में कर चुके हैं। 200-250 करोड़ रुपया हमारे आईपीएच मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी कर चुके हैं, खर्चा अपनी जेब से कर चुके हैं। जाओ, ये ऐसे नहीं चल रहा है पानी, किसी एक गांव में एक आधे में रहा होगा तो ऐसे थोड़ी चल रहा है वो रात दिन भागे दौड़ कर रहे हैं ये लोग। और ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मैं माननीय विपक्ष के नेता को यह बताना चाहता हूं, माननीय हमने आज आपसे ये प्रस्ताव लाया है, आपका 67 भी जोड़ा है, आप राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। आप हम कौन से बोल रहे हैं, हमने तो हिमाचल के लोगों के लिए करना है। और हमने जो 7 तारीख से, आप पहले पढ़िए,
15 तारीख के बाद हमें नहीं पता था कि दूसरी आपदा 13 अगस्त को आएगी। हमने देखा कि 7 से 15 तारीख तक जो आपदा आई उसमें बहुत नुकसान हुआ, हमने रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया। केंद्र सरकार क्या देती है रिलीफ मैनुअल में, मैं वो बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने बात की है, मैं आपको इसलिए नहीं, हमने 7 से 15 में बोला जिसका पार्शली डैमेज घर होगा, 7 से 15 में। हमें नहीं पता था कि 13 अगस्त को दोबारा आपदा आएगी और 13 से 17 अलग आएगी और 28 अगस्त को दोबारा आएगी और अभी भी चलेगी। हमने पार्शली घर को 10,000 से बढ़ाकर 20 गुना, 5,000 मिलता है केंद्र सरकार, 20 गुना 1 लाख रुपए किया। और आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी सबसे ज्यादा हमने वहां दिया। दूसरी बात, ये व्यवस्था परिवर्तन, आपने दोनों की बात करें व्यवस्था। दूसरी बात आपको बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं, हमें चाहे सहायता मिले ना मिले, लेकिन हिमाचल के जो भी आपदा परिवार प्रभावित है, जिनका पूरा मकान टूट चुका है, जिनका पार्शली मकान टूट चुका है, इंदौरा और हमारा फतेहपुर में जिनकी फसलें नष्ट हो चुकी है, जिनके पशु धन को नुकसान पहुंचा है, अन्य क्षेत्रों और जिसके पास जगह है लेकिन घर बनाने के लिए वहां जगह नहीं है, ये सब चीजों के लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की पूरे हिमाचल प्रदेश में ये 7 से 15 का है जो हमारा रिलीफ पैकेज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी बना रहे हैं। उसमें आज तक जो हुआ है इस सदन में, उस सब की भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, सब लोग करेंगे। और हम उस भरपाई में आपको ये भी बताना चाहते हैं, अब केंद्र से उम्मीद रखते हैं और जयराम ठाकुर जी और उन पूरी टीम से भी जो विपक्ष के नेता उम्मीद रखते हैं, अगर हमारे को नहीं साथ ले जाना तो खुद ही चले जाओ। नहीं, अकेले नहीं जाओ, खुद ही चले जाओ, हमको नहीं साथ लेना, खुद ही चले जाओ। अब हमको तब भी डरो मत। अगर अधिकारों के लिए आप अपनी सरकार से डबल इंजन बोलते रहे, डरोगे तो कैसे चलेगा? डरना नहीं, हौसला हमसे ले लेना, चले आप खुद जाना। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ फैक्ट्स पर बोलिए। अच्छी बात है, नियम 66 के तहत पैसा हमने आपदा प्रभावित परिवारों को देना है और पक्के का घर के लिए भी उचित मुआवजा मिलेगा, कच्चे घर में सिल्ट घुसी है उसको भी उचित मुआवजा मिलेगा, और जिस फसल का नुकसान हुआ है अगर आप अभी हमें बताएंगे तो उनको भी उचित मुआवजा मिलेगा। लेकिन थोड़ा साथ तो दो, हमारा साथ तो दो, राजनीति मत करो। धन्यवाद। मान्य श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो हकीकत में वैसी होती तो ये नौबत ही नहीं आती बोलने की हमको ज्यादा। डिजास्टर एक्ट जो है 2005 में बना, लागू 2007 में हुआ, और जो एनडीआरएफ की शुरुआत हुई है 2008 में हुई है। और इसलिए जहां आप रहे हैं हम रह करके आए हैं, ये दौर चलता रहेगा। कब आपका यहां आने का हो जाएगा मालूम नहीं, इसलिए वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कहना कि इसको जानकारी नहीं, उसको जानकारी नहीं है। जानकारी आपको सारी है, सारी चीजों के लिए। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं कि अभी केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है आपको कि भी अब हम इससे ज्यादा नहीं देंगे? उन्होंने कहा है आकलन के लिए टीम गई है, उस टीम ने जो असेसमेंट वहां का किया है उसके आधार पर अगला विचार करने के बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, लेकिन आप ही से अगर मैं प्रश्न पूछूं, अगर आपने छेड़ ही दिया है, यूपीए 1 में क्या मिला है, यूपीए 2 में क्या मिला, जरा रिकॉर्ड निकालो जरा, जिसको हम बोलते हैं ना उस वक्त क्यों नहीं नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। और फॉर दैट मैटर अध्यक्ष महोदय, दो 2005 में पाड़चू आया था, पाड़चू में उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या मिला जरा मालूम करो। अच्छा आप बताएंगे, मिला तो कुछ नहीं मिला, ना के बराबर मिला है। और अध्यक्ष
जेसीबी में बैठकर सरकार की कमिटमेंट देखिए। दो हमारे, एक पुलिस के एसपी वहां थे, एक पुलिस गवर्नर साहब के एडीसी वहां थे, जो उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। जो पर्यटक वहां थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे, संपर्क दे रहे थे। जेसीबी में बैठकर रात को 2 बजे तक बर्फ निकालते रहे। 2 बजे के करीब मुझे सैटेलाइट के द्वारा फोन आया कि हम उनके पास पहुंच गए हैं, इतनी गाड़ियां हमें कर दीजिए। और वो 2 पुलिस अधिकारी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वहां जो पूना से पर्यटक आए थे, कर्नाटका बेंगलोर से पर्यटक आए थे, महाराष्ट्र से पर्यटक आए थे, अगर एक दिन भी देरी हो जाती तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग जरूर होती। इन दोनों लोगों को, दोनों हमारे सरकार के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी और अवस्थी जी, अगले दिन सुबह 8 बजे पहली कार्रवाई इनकी शुरू हुई और 295 पर्यटकों को सही सलामत लेकर लोसर पहुंचे। यह सरकार की कमिटमेंट है। यह सरकार है जहां मंत्री भी जमीन पर उतरकर इस आपदा में काम कर रहा था, और ये विपक्ष वाले हमसे मानसून 70 की बात कर रहे थे, और आज ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर मानसून 70 का बाइकआउट करके जा रहे हैं कि हमारा बाइकआउट करके हमारी खबर तो लगेगी। जनता सब जानती है, सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो ये मैं सरकार की अपनी कर्तव्य निष्ठा का बारे में बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र यानी बद्दी, ब्रोटीवाल, नारागढ़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सड़क संपर्क कई विभिन्न दिशाओं से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कच्चा माल लाना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया था। यहां तक कि कारखानों में कार्यबल की आवाजाही को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। इससे उत्पादन में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को जो जीएसटी के रूप में राजस्व मिलता या और किसी कारण राजस्व मिलता, उसका भी नुकसान हुआ। वर्तमान आपदा के कारण राज्य के संसाधन गंभीर रूप से प्रभावित हुए और इसमें बुनियादी ढांचे को बहाल करने की राज्य की क्षमता को भी सीमित कर दिया। हमारी सरकार ने दिनांक 15/9/2023 को जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए अप्रत्यक्ष नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधान सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल विभिन्न क्षेत्र जैसे कि उद्योग, पर्यटन, कृषि, परिवहन आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का विस्तृत अवलोकन कर उक्त सभी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में अपनी सुझाव देगी। हमने 18 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी कर पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मैंने भारत सरकार के समक्ष भी मामला उठाया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और राज्य को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। जैसे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो विशेष पैकेज उन्हें भी उपलब्ध करवाया गया था, ताकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनः निर्माण किया जा सके और लोगों को उनके घरों और आजीविकाओं के पुनः निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और उनसे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि केंद्र सरकार से उदार अनुदान के बिना यह संभव नहीं होगा। प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल आवश्यकता है, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को उनके घरों और आजीविका को फिर से बनाने में मदद प्रदान की जा सके, जिस हेतु अनुमान लगाने तथा इसे प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विस्तृत आपदा उपरांत आवश्यकताओं का आकलन पीडीएनए कर रहा है। पीडीएनए दस्तावेजों को अक्टूबर 2023 के आरंभ में गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को वर्तमान मानसून में अभूतपूर्व त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर तबाही हुई है, जो कि इससे भी पूर्व कभी कहीं नहीं देखी गई है। तथा इस आपदा का आकार भुज भूकंप 2001, केदारनाथ आपदा 2013, जोशीमठ में भूमि धसाव 2022 के समकक्ष है। यानी कि जो भुज में भूकंप आया था और जो केदारनाथ में आपदा आई थी और जो जोशीमठ में जो भूमि के कारण पहाड़ दरकरा गए थे, उससे भी ज्यादा बढ़कर है। उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है।
स्पेशल पैकेज उनको दिया गया है। हमारी सरकार भी यही मांग कर रही है। प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के घाव को पूरी तरह से भरने में कई वर्ष लग जाएंगे तथा प्रदेश में इस आपदा से आधारभूत ढांचे को जो नुकसान हुआ है इसे दोबारा विकसित करने में भारी धनराशि की आवश्यकता है। हम भारत सरकार से भुज सरकार, केदारनाथ तथा आपदा तथा जोशीमठ में भूमि दिशाव से उत्पन्न हुई त्रासदी हेतु दिए गए विशेष राहत पैकेज की भांति ही उदार वित्तीय सहायता की उम्मीद करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रयासों से, मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल के स्कूल के बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हर एक व्यक्ति ने अपनी बच्चों ने तो गुल्लक तोड़कर अपने इस आपदा के लिए आपदा राहत कोष में धन दिया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 1 माह का पूरा वेतन इस आपदा राहत कोष में दिया है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने 1 दिन का पूरा वेतन इस आपदा राहत कोष में दिया। पहली बार इस आपदा में ऐतिहासिक लोग दान कर रहे हैं और उन सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिसमें हमारी कर्नाटका की सरकार है जिसने 15 करोड़ रुपए दिया, हमारी राजस्थान की सरकार है जिसने 15 करोड़ रुपया दिया, राजस्थान की सरकार है जिसने 10 करोड़ दिया, तमिलनाडु की सरकार है जिसने 10 करोड़ दिया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है 5 करोड़ रुपया दिया, छत्तीसगढ़ ने 10 करोड़ दिया और बिहार ने 5 करोड़ रुपया दिया। तो सभी सरकारों ने भी इसमें बड़ा भारी योगदान किया। और अभी भी मेरे पास, मैं जब आया तो तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों से वर्कर्स, आम आदमी पैसे इकट्ठे करके दे रहा है। पेंशन वाला अपनी पेंशन पूरी दे रहा है। एक व्यक्ति मुझे जो सुंदरनगर का था, उसने जीवन में कभी किसी को कहा कि मेरे पास आया कि मैंने जीवन में कभी किसी को चाय नहीं पिलाई है, लेकिन इस आपदा के समय जो काम हिमाचल सरकार के कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्य और लोग कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मंत्री उस क्षेत्र में जा रहा था, आए ना कोई सीपीएस उस क्षेत्र में जा रहा था। उसने अपने सिर्फ उसकी जीवन पूंजी 11 लाख थी, उसने 11 लाख की एफडी तोड़वा कर हमें दी। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपकी कहते हैं हमें जीवन में जो खाने को है वही चाहिए। तो इस प्रकार कई प्रकार से लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, हमारे सरकार है, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कम से कम 1 महीने की सैलरी तो दे दीजिए। अब तो आपदा खत्म होने वाली है और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आपदा में सरकार के जो मंत्रिमंडल और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी है, जो काम किया है, सबने एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन सामने बैठे वाले राजनीति ही करते रहे, वो हमेशा सेशन की बात करते रहे। और जब आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप सवाल करिए, तो आप नहीं पूछ, आप अपनी 1 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी इन्होंने। चलो अब आपदा खत्म हो रही है, अच्छी बात है, अब दो। मेरा ये मानना है राजनीति अपनी जगह है, इसमें प्रदेश को बनाने की जरूरत है। और प्रदेश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, एक सरकार का नहीं है। सरकार आज यहाँ है, कल आप वहाँ है, हम यहाँ है, ये चला रहता है, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं लोग उसमें दान भी करते हैं, जिसका कि स्पष्ट उदाहरण है कि आपदा राहत कोष में अच्छा दान उसमें आ रहा है। और जो हो सका सरकार से, हमने पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाकर उन लोगों को बसाने की कोशिश की है कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, अगर उसका घर टूट गया है तो पास पड़ोस के पास किसी के पास अगर 2 कमरे मिलते हैं, उसके पशुओं के लिए 2 कमरे मिलते हैं, तो आप 5,000 रुपए तक का गांव में किराया ले सकते हैं। क्योंकि गांव में मकान का किराया 1,500-2,000 रुपया होता है। लेकिन चलो पशु है तो 1,000 पशु के लिए भी वो एक्स्ट्रा मकान ले सकते हैं। उसी तरह शहरों में कि अगर वो शहरों में रहना चाहते हैं, हमने कहा कि हम उनको 2 कमरे या 3 कमरे का सेट देंगे और 10,000 रुपया देंगे। पिछले दिनों हमने ये भी फैसला किया कि 31 मार्च 2024 तक, जब तक सरकार उनको बसा नहीं देती,
उनको 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, गैस का सिलेंडर, चूल्हा, ये 3 दालें, मस्टर्ड ऑयल, ये सब उपलब्ध हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और हमारे अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मेरी चर्चा हो रही थी, तो अभी हम एक स्पेशल रिलीफ पैकेज अपने हिमाचल के गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एक पाई जोड़कर जो अपना घर बनाता है, अगर उसका घर इस आपदा में बह गया है तो उस आपदा में उसको हम उतनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो हम मदद करेंगे उसको ये महसूस होगा कि सरकार उसके साथ खड़ी है। इस संदर्भ में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं, और उस प्रस्ताव में मैं प्रदेश में मानसून के कारण, अच्छा हुआ आप प्रस्ताव के समय आगे, बाकी तो हमने डिटेल देनी थी, अच्छा है माननीय विधायक दल के नेता ने अच्छा बात की होगी कि चलिए ऊपर कुछ चर्चा में भाग लेते। प्रदेश में मानसून के कारण, या विक्रम जी ने समझाया होगा विपिन जी को, बाहर समझे आप संकल्प पढ़िए। संकल्प। प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजना, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी संपत्तियों तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत या सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और मैं पिछले कल CWC की मीटिंग में था, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खड़गे साहब का भी, सोनिया गांधी जी का भी, कि उन्होंने भी अपनी CWC की जो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग है, राहुल गांधी जी, उन सब ने एक जोर में कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने बैठे हुए जो हमारे विधायक दल के नेता है, सभी विधायकों से, पूर्व मंत्रियों से भी ये चाहूँगा कि आप भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाले प्रस्ताव को पर हमारे साथ खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी संपत्तियों तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं और फिर आखिर में माननीय मुख्यमंत्री उसका उत्तर देंगे। तो अब मेरे पास लिस्ट आ चुकी है और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें। इससे पहले कि वो अपना वक्तव्य रखें, आज की कार्यसूची में सम्मिलित जो आइटम नंबर 2 से 7 तक की जो आइटम्स आज के बिजनेस में लिस्ट थी, उनको सभा के पटल पर रखा हुआ समझा जाए। अब माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमारा चेयर के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन जब नियम में जो प्रावधान जिस प्रकार से आपने यहां इस माननीय सदन में जिक्र किया, जो बिजनेस लिस्टेड होता है उसको भी स्थगित करने का प्रावधान नियम 67 के अंतर्गत है। जब 67 में कोई भी डिस्कशन के लिए कोई भी प्रस्ताव इस प्रकार से मूव किया जाता है, तो अगर उसको स्वीकार किया जाता है तो वो सारा पहले का जितना लिस्टेड बिजनेस जो है वो उसको स्थगित करने का प्रावधान उसमें रहता है। एक तरफ से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और दूसरी तरफ से आपने ये भी कह दिया कि जो आज का जो बिजनेस है, सारा बिजनेस जो है वो अब जो स्थगित है, स्थगित नहीं तो आप इसको ये सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए। इस सारी चीज को लेकर के कि मूल भावना तो फिर भी उसके ऊपर आ रही है कि ये नियम 67 के अंतर्गत ही चर्चा हो रही है, जब आपने सारे बिजनेस को ही स्थगित कर दिया, यानी सभा पटल पर रख दिया एक तरह से। इस आइटम 7वें हमारी आइटम तक
सातवीं आइटम ये मेरी व्यक्तिगत